नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है उसके बीच में कुछ बात राजनीतिक भी, क्योंकि राजनीति भी तो इस देश में बहुत ज़रूरी है और बात केरल की करते हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस को इस वक़्त जिस राज्य से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं राज्य में सरकार बनाने की, वो है केरल में। और केरल में जो क्षेत्रीय लीडरशिप कांग्रेस की कभी देश के हर कोने-कोने में हुआ करती थी, अब उतने बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के पास सिर्फ केरल में बचे हैं। केरल में बहुत जो है वो क्षत्रप हैं कांग्रेस के पास, लेकिन सब अलग-अलग गुटों में बँटे हुए हैं। सब अपने-अपने दाँव खेलना चाहते हैं और केरल हमेशा कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, कांग्रेस का साथ रहा है। लोकसभा चुनाव में चाहे 19 का हो, चाहे 24 का हो, केरल ने साथ दिया। राहुल गांधी को भी यहाँ तक कि 2019 में केरल को चुनना पड़ा और प्रियंका गांधी ने भी अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए केरल को ही चुना। तो केरल में कांग्रेस ने संगठन को लेकर हाल ही में बड़े फेरबदल किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वर्किंग अध्यक्ष तक और कन्वीनर यूडीएफ के कन्वीनर तक बदल दिए हैं। नया चेहरा कांग्रेस ने दिया है और ईसाई समुदाय से आने वाले नए चेहरे को, सनी जोसेफ को, उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है। अब कांग्रेस ने इतना इतने जो बड़ा फेरबदल किया है राज्य में और इतनी एक नई फ्रेश जो है वो टीम दी है, इसके क्या मायने हैं, राजनीतिक क्या मायने हैं, इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है? क्या एक आशंका जताई जा रही कि केसी वेणुगोपाल ने अपना डमी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे चुना है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना हवाबाज़ी है, इन सब को जानने के लिए हमें ज़ाहिर-सी बात है केरल की पॉलिटिक्स समझने के लिए केरल जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार फिर आज भी हम केरल, तिरुवनंतपुरम चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल कांग्रेस के इस नए मूव के पीछे कहानी क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गिलवेस्टर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तिरुवनंतपुरम से फिर से। चलिए सीधा इन्हीं के पास चलते हैं। गिलवेस्टर भाई, नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने दिया, पुराने प्रदेश अध्यक्ष की विदाई, कन्वीनर बदल दिया यूडीएफ का, वर्किंग प्रेसिडेंट बदल दिए, पी क्या विष्णुनाथ को सेक्रेटरी एआईसी से हटा दिया गया। एक शुरुआती पहला कमेंट आपका यही जानना चाहूँगा कि इस सारे बदलाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? प्रदीप जी नमस्कार। जैसा आपको पता है कि केरला के विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, तो उसके मद्देनजर जो एआईसीसी ने ये निर्णय लिया है अपने नेतृत्व में परिवर्तन करने का, वो काफी उत्सुकता से देखा जा रहा है केरला में, क्योंकि जो टीम अनाउंस की गई है कल, यहाँ पे जो राजनीतिक गलियारे हैं या जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, ज्यादातर ये मानते हैं कि इस दौर में और खास तौर पर आने वाले 2 चुनावों के मद्देनजर, एक जो स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं दिसंबर में और अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर ये टीम काफी सशक्त लगती है, क्योंकि अभी की जो अवेलेबल जितनी लीडरशिप है, उसमें से इस लीडरशिप को जो इन्होंने चुना है, ये मेरे ख्याल से कई चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है सन्नी जोसेफ, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। वो कन्नूर जिला से आते हैं। कन्नूर जिला आपको पता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ है, जहां से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी आते हैं। हालांकि इससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुधाकरन, वो भी कन्नूर से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस बार जो इस निर्णय में एक दिलचस्प बात यह है कि मेरे ख्याल से कांग्रेस ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया है। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों से केरला में, क्योंकि ईसाई कम्युनिटी ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रही है मजबूती के साथ, लेकिन पिछले 2 चुनावों में ऐसा लग रहा है कि उसमें से थोड़ी सी जो है जो ट्रांसफर है वोट्स का, वो एक तो वाम मोर्चा की तरफ हुआ है और पिछले लोकसभा चुनाव में वो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि केरला में क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कांग्रेस के अंदर बड़े दिग्गज नेता रहे हैं।
जैसे उम्मन चांडी, जो कि बहुत ही पॉपुलर लीडर और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर माने जाते थे केरला के, उनका निधन हो गया था। और A.K. एंटनी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और वो भी सक्रिय नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसके अंदर एक बात ये भी थी कि आने वाले समय में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो उसके चलते मेरे ख्याल से एक निर्णय ये भी लिया गया कि सन्नी जोसेफ को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। सन्नी जोसेफ काफी एक सौम्य व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, नेता हैं, और वो काफी पढ़े लिखे हैं और हमेशा विधानसभा के अंदर काफी रिसर्च करके अपनी बात रखते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल तरीके के नेता हैं। हालांकि वो संगठन में भी उनका काफी अच्छी पकड़ है, क्योंकि इससे पहले वो कन्नूर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने अच्छी तरह से उस नेतृत्व का जो पालन किया था वहां पे। तो उस हिसाब से सन्नी जोसेफ का आना एक अच्छी बात दिखती है यहाँ पे कांग्रेस के बीच में। और वो सुधाकरन के भी एक तरह से राजनीतिक शिष्य भी माने जाते हैं, तो सुधाकरन को भी कोई ज्यादा इससे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा इसमें यह है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जैसे मैं बात कर रहा था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ भाजपा की जो राज्य लीडरशिप है, वो पिछले कुछ समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर थोड़ी सेंध मारी जाए। आपको पता है कि केरला में क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो जो पॉपुलेशन है वो करीब 20% के आसपास, और करीब 47 से 50 सीटों पर उसका जो एक असर रहता है वहां के चुनावों के परिणाम पर। तो उनका होना जरूरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो है एक मजबूत पकड़ है यहाँ केरला की राजनीति में। और साथ ही आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से जो एक मजबूत क्रिश्चियन पार्टी हुआ करती थी, केरला कांग्रेस मानी ग्रुप, वो जो है वामपंथी मोर्चा में चले गया था, क्योंकि वो पिछले कई दशकों से कांग्रेस के साथ रहा है। तो उसके वाम मोर्चे में जाने से क्या हुआ है कि क्रिश्चियन बाहुल प्रदेश जैसे कोट्यम या अन्य जो आसपास के जितने जिला है वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले मोर्चे को काफी फायदा हुआ है। तो ये रही वहां की बात। दूसरा, जो यूडीएफ के कन्वीनर के रूप में जिस नेता का चयन हुआ है, अडूर प्रकाश, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। यूडीएफ जो आप जानते हैं कि कांग्रेस वाला मोर्चा है, यूडीएफ के कन्वीनर के रूप में जो अडूर प्रकाश को इन्होंने अपॉइंट किया है, उसमें खासियत यह है कि वो बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ा वर्ग के ईडवा कम्युनिटी है केरला की, जो हिंदुओं में सबसे अधिक जनसंख्या वाली एक कम्युनिटी है। करीब 25% इस कम्युनिटी की जो है पॉपुलेशन है केरला में, और ये ट्रेडिशनली जो है ये वाम मोर्चा के समर्थक रही है ये जो कम्युनिटी है। लेकिन जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर सेंध मारने की कोशिश की गई है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी कोशिश की है पिछले 2-3 चुनावों में इस जो कम्युनिटी के बीच में सेंध मारने की, और उसमें उसको काफी सक्सेस भी हासिल हुई है, क्योंकि उसका वोट परसेंटेज इन जो ईडवा बाहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो उसके चलते, और एक राजनीतिक पार्टी भी बनवाई गई थी एनडीए के साथ जो है बीडीजेएस करके, वो ईडवा कम्युनिटी की पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है। तो इन सबको देखते हुए मेरे ख्याल से ये भी एक निर्णय उन्होंने इसलिए लिया होगा कि इस समुदाय के ऊपर भी थोड़ी सी सेंध मारी जाए और थोड़ा उनका जो इन्फ्लुएंस है अपनी पार्टी का उसमें बढ़ाया जाए। और अडूर प्रकाश जो है काफी सीनियर नेता है, 2 बार वो यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं और 2-3 बार मेरे ख्याल से संसद सदस्य रहे हैं, और इसलिए उनका आना भी एक जो है काफी पॉलिटिकली काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। और रही बात जो बाकी 3 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है इसमें इक्वेशन मेरे ख्याल से कांग्रेस ने देखा है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है जो शाफी परम्बिल है, जो काफी यंग लीडर है, केवल 42 साल के लिए जो उनकी उम्र है, और वो एक जायंट किलर माने जाते हैं। अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिग्गज नेता के शैलजा टीचर, जो कि यहाँ की पहले स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, उनको हराया। उससे पहले उन्होंने मेट्रो मैन ई श्रीधरन, जिनको कि बीजेपी ने पालक्काड में असेंबली इलेक्शन में खड़ा किया था, उनको भी शाफी परम्बिल ने पालक्काड जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया। और शाफी परम्बिल का ये देखा जाता है कि वो काफी
ऊर्जा वाले नेता हैं, युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और काफी इलेक्ट्रली जो है वो जीत हासिल करने में माहिर है। उनकी जो इलेक्शन कैंपेनिंग का तरीका है, और हालांकि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो मुस्लिम समुदाय के बाहर भी बाकी समुदायों के बीच में काफी ज्यादा है, और वो इस जी। बात को दर्शाता भी तो है कि जो जी उनकी जीत जी जी मैं भाई इसी पे आता हूँ डिटेल में, एक एक चीज पे बात करते हैं। जैसे आपने कहा जो ये नई टीम बनी है, पहले तो एक छोटा सा आंसर ये चाहूंगा कि जो आउटगोइंग प्रदेश अध्यक्ष है के सुधाकरन और फिर जो कन्वीनर है MM हुसैन, ये क्या इनकी मतलब वक्त पूरा हो गया था, या इनसे आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान खुश नहीं थी इनके काम से, या कहीं कुछ और वजह है इनको हटाने की? जी, जहां तक के सुधाकरन का सवाल है, उनकी जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो जिस तरीके से वो काफी एक्टिव थे शुरू में, अभी मेरे ख्याल से उनके 4 साल हो गए थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो शुरुआती 2-3 साल में तो बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के कई कारणों की वजह से वो काफी कमजोर दिख रहे थे, और उनका जो मूवमेंट है प्रदेश के अंदर, सब जगह जाने में उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा हम सबको भी यहाँ लग रहा था, क्योंकि वो सब जगह एक्टिवली नजर नहीं आ रहे थे। जितनी भी पार्टी की जो भी संगठनात्मक जो भी कार्यक्रम है या और अन्य कार्यक्रम है, उनमें वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर से भी ये मांग थी कि ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, इलेक्शन ईयर ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 1 साल भी नहीं बचा हुआ इलेक्शन के लिए, तो ऐसे में हमें एक अच्छा एक्टिव जो है KPCC प्रेसिडेंट चाहिए, जो कि पूरे प्रदेश में घूम सके, सबसे मिल सके, सभी नेताओं को और सभी जो मेंबर्स को, पार्टी के वर्कर्स को साथ लेके चल सके और थोड़ी ऊर्जा दिखाए। क्योंकि ऐसी हालत में अगर सुधाकरन लीड करेंगे तो उसमें काफी कमियां रहेंगी। तो उसका एक मुख्य कारण यही रहा है कि सुधाकरन की जो स्वास्थ्य है वो ही उनको हटाने में एक मुख्य कारण रहा है। और जहां तक MM हसन की बात है, वो कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है केरला के, क्योंकि वो AK एंटनी के थोड़े करीबी माने जाते हैं और उनका ऐसा कोई बहुत बड़ा मास बेस नहीं है। तो मुझे तो ऐसे ही लगा था कि वो एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट की तरह उनको वहां रखा गया था, तो उनके हटने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, सुधाकर ने शुरू में थोड़ा सा अपना जाहिर किया था गुस्सा कि उनको हटाया जाना ठीक नहीं है, वो स्वास्थ्य में बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। लेकिन अब मेरे ख्याल से क्योंकि सुधाकरन के एक शिष्य ही हैं सन्नी जोसेफ, तो शायद उनको भी उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपने एक चीज कह दी कि सुधाकरन के जो है वो शिष्य हैं, चेले हैं सनी जोसेफ, लेकिन दिल्ली के गलियारों में ये खबर तेज है कि सनी जोसेफ जो है वो केसी वेणुगोपाल के आदमी, और केसी वेणुगोपाल ने अल्टीमेटली केरल संगठन में अपनी दखलंदाजी या अपनी पकड़ जो है वो बना ली। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि भाई शशि थरूर सनी जोसेफ की अपॉइंटमेंट से ज्यादा खुश नहीं है। वहां पर क्या खबरें हैं केरल? देखिए, केसी वेणुगोपाल खुद कन्नूर जिला से ताल्लुक रखते हैं, वो कन्नूर जिला से आते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक क्षेत्र रहा है वो सेंट्रल केरला में आलपुरा जिला से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हैं वो कन्नूर जिला के। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि वो केसी वेणुगोपाल के खास है इसलिए उनको बनाया गया। यहाँ पे 2-3 बातें और चली थी। एक तो एंटो एंटनी का नाम यहाँ पे चल रहा था, जो कि पतनमतिट्टा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एक बेनी बेहनान जो कि एर्नाकुलम जिला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इन दोनों के नाम भी इसमें चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात में मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ कि शायद वेणुगोपाल भी यही चाहते थे कि एंटो एंटनी की जगह सनी जोसेफ को बनाया जाए। वो इसलिए कि हो सकता है उनसे ज्यादा करीबी सनी जोसेफ हैं। तो एंटो एंटनी का नाम तो यहाँ पे काफी चला था काफी टाइम के लिए, लेकिन अंत में सन्नी जोसेफ का मेरे ख्याल से इसलिए भी चयन किया गया होगा कि वो सुधाकरन के शिष्य हैं। साथ में हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल ने भी हामी भरी हो, लेकिन ये कहना कि वो केसी वेणुगोपाल के करीबी आदमी है, ऐसा यहाँ पे हमें तो अभी तक ऐसा नजर नहीं आया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो अगली जो भी उनके निर्णय होते हैं वो किस तरफ को जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के लोगों के बीच में ये और यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में ये बात आ रही है कि सन्नी जोसेफ जो है वो कोई अगर वो बहुत ज्यादा फायदा ना पहुंचाए तो नुकसान भी कोई कांग्रेस को नहीं पहुंचाएंगे, एक ऐसे नेता है। अच्छा,
तो एक चीज बताइए भाई कि जो लग रहा है सनी जोसेफ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं और ये लग केरल के लिए माना जा रहा है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को मिला के जो है अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नंबर वाइज देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे सही कीजिएगा, तो हिंदू ज्यादा है वहां पर, चाहे कुछ ही परसेंट से फर्क है। तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से अध्यक्ष चुनते हो और हिंदू अध्यक्ष को बाहर करते हो, कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कांग्रेस के लिए, खास करके बीजेपी के लिए? वहां पर जगह नहीं बन जाती हिंदू, फिर अपना वो हिंदू कार्ड खेलने का, हिंदुत्व कार्ड खेलने का, और हिंदू वोटर्स के बीच जगह बनाने की उनको एक स्पेस मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये कहना कि सन्नी जोसेफ प्योरली क्रिश्चियन कम्युनिटी की वजह से ही आए हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये एक फैक्टर जरूर है, आपकी बात ठीक है। लेकिन जहां तक हिंदू कम्युनिटी की बात है, हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक डिवीजन है। ये हिंदू कम्युनिटी कभी भी एन ब्लॉक किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह से नहीं करती। हालांकि ज्यादातर जो वोट जो है वामपंथी मोर्चा की तरफ जाते हैं हिंदू कम्युनिटी के। यहाँ पे कई ये भी मानते हैं कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो ज्यादातर हिंदू वोट्स को जो है अपनी ओर बटोरती है। और पिछले इलेक्शन में ये जो दिलचस्प बात ये रही कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में एक कोशिश की थी कि वो सीएए को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी ओर आकर्षित करे। लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलडीएफ को यहाँ सहना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक ही सीट में वो जीत पाए। तो वो जो इनका एक दाव था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ उनके लिए। और उसके बाद से ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि वो अपना जो एक टैग है कि मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज को बहुत बुलंदी से सामने रखे, उससे थोड़ा सा वो पीछे हटे हैं। और अब जो ज्यादा उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन किया है वो एक तो ईड़वा कम्युनिटी, जो मैं बता रहा था कि जिस कम्युनिटी से अडूर प्रकाश जो नए यूडीएफ कन्वीनर आते हैं, उस कम्युनिटी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, काफी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां जो गढ़ मानी जाती थी वाम मोर्चा की, वहां पे जो है इनकी वोट बहुत ज्यादा कम हुई है। और जो बीजेपी का वोट है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उससे खतरे की घंटी हुई है। और ये कहना जरूरी है कि ये जो अभी दाव खेला है कांग्रेस ने, इसमें सिर्फ सन्नी जोसेफ नहीं है। क्योंकि इन्होंने जैसे विष्णुनाथ, वो नायर कम्युनिटी से आते हैं और वो भी काफी उभरते हुए नेता हैं केरला के, और उमन चांडी के शिष्य माने जाते थे। और दूसरे जो एपी अनिल कुमार है, वो दलित नेता है और यंग दलित नेता है, जो मलाबार रीजन से आते हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट जिनको बनाया। वो भी काफी समय से जीतते आ रहे हैं चुनाव, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। तो उनका भी एक इन्फ्लुएंस है और मलाबार रीजन में उनका काम काफी जाना जाता है। तो ये एक बैलेंसिंग जो है कांग्रेस ने की है। ये नहीं है कि सिर्फ सन्नी जोसेफ को ही लेकर जो है उन्होंने ये पूरी जो रणनीति तैयार की है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो सेंध मार रही थी बीजेपी, उसको रोकना भी जरूरी था। और जैसा मैंने कहा कि ए एंटनी और उमन चांडी के सीन से बाहर होने के बाद कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा क्रिश्चियन नेता नजर नहीं आ रहा था। तो उसके चलते भी उन्हें जरूरी था कि कोई ऐसे नेता को सामने लाया जाए। वैसे ट्रेडिशनली, क्योंकि आप केरल से, ट्रेडिशनली भारत के बाकी हिस्सों के लोग जो हमको देख रहे हैं इस वक्त, उनको अगर समझना हो तो उनको अगर थोड़ा सा इतिहास अगर आप बता पाए कि क्या ट्रेडिशनली केरल में जो मुस्लिम वोट है और जो क्रिश्चियन वोट है वो ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहा है हमेशा, या कभी ऐसा रहा है, फ्लक्चुएट रहा है, कभी इधर कभी उधर? देखिए प्रदीप जी, ज्यादातर कांग्रेस का जो ट्रेडिशनली वोट जो है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से ही रहा है। और वो ट्रेडिशनली वो जितनी भी पावरफुल यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे चर्च की ऑर्गेनाइजेशंस है और मुस्लिम्स का, इसलिए क्योंकि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम है वो शुरू से ही कांग्रेस वाले मोर्चे का एक बहुत बड़ा एक सदस्य है। नंबर 2 की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, कांग्रेस वाले मोर्चे की। तो मुस्लिम लीग के वहां होने से जाहिर है मुस्लिम का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो हमेशा से कांग्रेस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ केरला कांग्रेस मानी, जो मैं बता रहा था पहले, सेंट्रल ट्रैवनकोर की पार्टी, वो भी हमेशा से कांग्रेस में रही है। लेकिन उनके पार्टी के टूटने के बाद एक धड़ा जो है, बड़ा धड़ा, वो वाम मोर्चा के साथ चला गया था। उसके चलते काफी उनको जो है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। लेकिन ट्रेडिशनली हमेशा से मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के साथ ही रही है। हालांकि बीच बीच में
वाम मोर्चा की तरफ भी उसका झुकाव रहता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो हमेशा कांग्रेस साथ रही है। लेकिन ये जो पिछले कुछ डेवलपमेंट्स मैंने बताई हैं, उसके चलते इसमें थोड़ा सा जो है बदलाव आ रहा था। अच्छा भाई, इसमें आपने एक चीज़ बोली अभी कि ओमन चांडी के शिष्य हैं, वो कोई ए के एंटनी का शिष्य है। तो केरल में तो इतने स्टॉलवर्ड हैं कांग्रेस के पास, ओमन चांडी ग्रुप है, ए के एंटनी ग्रुप है, अब जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ग्रुप है, चेनी थला ग्रुप है, केसी वेणुगोपाल है, शशि थरूर है। ये जो नए अध्यक्ष है सनी जोसेफ, इनके लिए आसान हो पाएगा इन सबको एक साथ लेके चल पड़ना, या है इतना कुव्वत सनी जोसेफ में, लगती है आपको? जी, इसके सबसे बड़ा वो तो ये है कि अब शशि थरूर की जहां तक बात है, वो प्रदेश की राजनीति में इतने सक्रिय नहीं है। हालांकि बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, सब बात ठीक है, लेकिन केरला की जो डे टू डे कांग्रेस की राजनीति है, उसमें शशि थरूर का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, रमेश चन्नीथला एक बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस नए नेतृत्व परिवर्तन से जो सबसे बड़ा झटका लगा होगा, शायद वो रमेश चन्नीथला को ही लगा होगा, क्योंकि रमेश चन्नीथला काफी कोशिश कर रहे थे कि अपना एक जो है दोबारा से अपना एक इन्फ्लुएंस जो है केरला की कांग्रेस के अंदर बढ़ाएं। हालांकि वो पिछली बार जो है उनको विपक्ष के नेता के रूप में नहीं लाया गया, वीडी सतीशन को लाया गया, तो उससे उनको काफी बड़ा धक्का लगा था रमेश चन्नीथला को। तो रमेश चन्नीथला भी बहुत ही वेटरन नेता है, काफी समय से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रहे हैं। तो वो एक अब ये देखना होगा कि वीडी सतीशन, रमेश चन्नीथला जैसे नेता इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वीडी सतीशन तो अभी से ही तैयार बैठे हैं कि अगले मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। तो रमेश चन्नीथला भी दूसरी तरफ से एक दावेदारी अपनी हमेशा रखते रहे हैं, और केसी वेणुगोपाल का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो अभी भी ये जो नया नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसके चलते भी मैं ये कह रहा हूं कि वो एक डार्क हॉर्स हैं। कल को अगर कोई भी ऐसी कोई बात केरला में अगर यूडीएफ जीतती है, उसके बाद एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि आपसी गुटबाजी की वजह से जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अगर निर्णय होता है उसका, तो हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि दिल्ली से कोई लाया जा सकता है, और उसमें सबसे पहला नाम केसी वेणुगोपाल का हो सकता है। केसी वेणुगोपाल। और आपने लास्ट में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए फिर एक गुगली छोड़ दी कि डार्क हॉर्स केसी वेणुगोपाल को आप कांग्रेस और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में केसी वेणुगोपाल को फिलहाल आप कहीं दरकिनार नहीं कर सकते। केसी वेणुगोपाल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल जरूर रहता है। इसीलिए मुझे लगता है दिल्ली के गलियारों में खबर थी कि सनी जोसेफ जो है केसी वेणुगोपाल के आदमी, ताकि जैसा आपने कहा कि जरूरत पड़े तो वो कम से कम क्लेमेंट ना हो, प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो तो ना कहें कि भाई मैं सीएम का दावेदार हूं, केसी वेणुगोपाल के लिए जगह खाली कर दे। एक आखिरी सवाल जो लोग बहुत जानना चाहेंगे, मुझे मालूम है कमेंट में भी बहुत जानना चाहेंगे, कि क्या सनी जोसेफ जो है ये राहुल गांधी की पसंद है, या प्रियंका गांधी की है, या मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद है? मेरे ख्याल से ये, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो कभी भी खुलकर किसी भी गुटबाजी में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं तो काफी सालों से केरला देख रहा हूं, तो मुझे कभी दिखा नहीं है कि ये बहुत खुल के किसी गुट के लिए ऐसे काम करते हैं, और पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। हालांकि कोशिश ये की जाती है कि भाई सुधाकर के साथ वो हमेशा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा अपने गुटबाजी के तौर पे कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे वैसे कार्य नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को भी इससे कोई इनसे कोई ज्यादा कोई क्या कहते हैं डिफरेंसेस नहीं होंगे, और ये कहना मुश्किल है कि ये किनके करीबी है, क्योंकि वो केंद्र नेतृत्व के इतने करीबी हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो भी यहाँ बड़े नेता हैं जो उनका आना जाना हमेशा दिल्ली में लगा रहता है, उस लिस्ट में सनी जोसेफ नहीं है, जो हमेशा, या फिर जब भी राहुल गांधी, प्रियंका या खड़गे साहब यहाँ आते हैं केरला में, तो उनके इर्द गिर्द हमेशा जो नेता रहते हैं उनमें से भी सन्नी जोसेफ नहीं है। तो इसलिए एक नया चेहरा है। तो और जी जी, तो जी एक मिनट, यही बोलिए। मैं आपसे आखिर में ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर सनी जोसेफ कांग्रेस के लिए क्या पॉजिटिव लेके आते हैं? एक तो बात यह है कि ये एक नया चेहरा है, और एक ऐसा चेहरा है कि जिससे लोगों को देखते ही कोई ऐसा नहीं है कि यार ये किसको बना दिया। ऐसा एक व्यक्तित्व नहीं है सन्नी जोसेफ, और ये प्लेजेंट है और एक्सेप्टेबल है, और इनका जो जो इनकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है असेंबली के अंदर, जिस तरह से ये
असेंबली के अंदर कई विषय उठाते हैं जनता के, उससे भी इनके साथ जो है लोगों की काफी जुड़ाव है। तो एक एक्सेप्टेबल और एक सौम्य नेता है। कभी भी जो है क्या कहते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने वाले नेता भी नहीं है कि बहुत आगे धक्का मुक्की करके आगे निकलने की कोशिश करने वाले नेताओं में नहीं माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में, क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी काफी मजबूत है, पिनराई विजयन बहुत ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से वो अपने यहाँ पे प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके चलते उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के लिए केक वॉक है या बहुत आसान है अगला चुनाव, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि मुसीबत आगे आने वाली है। उसको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, तभी वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले मोर्चे का मुकाबला कर पाएगी। और जिस ढंग से सीपीएम वाली एलडीएफ गवर्नमेंट काम कर रही है, वो बड़ी मजबूती से और बहुत वेल प्लान तरीके से आगे जा रही है और वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनका इलेक्शन मशीनरी बहुत मजबूत है। तो उसका मुकाबला करना अगर कांग्रेस के लिए जरूरी है तो उसको पहले अपने घर को जो है संभालना पड़ेगा। एक बहुत ही यूनाइटेड लीडरशिप जब तक नहीं आएगी कांग्रेस की, और जब तक वो लीडरशिप जनता के बीच में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगी और उनका कॉन्फिडेंस नहीं अर्जित करेगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस वामपंथी मोर्चा को कोई बहुत बड़ी चुनौती दे पाएगी। तो इसलिए जनता चाहती है कि कोई चेंज हो। ऐसी बात नहीं है कि जनता नहीं चाहती कि केरला में चेंज हो। काफी जनता के अंदर भी ऐसी बात है कि कुछ एक चेंज होना चाहिए, लेकिन उस चेंज होने के लिए एक जो सशक्त ऑल्टरनेटिव है, वो ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को सामने पेश करना पड़ेगा। तो इंतजार यही है कि ये जो नई टीम है वो किस तरह से अपने आप को जनता के बीच में प्रेजेंट करेगी और पार्टी को एक रखेगी। जी, बात वही है कि केरल को लेकर अभी दरअसल बहुत सारी कहानियां बाकी हैं। आज तो हमने कांग्रेस की बात की, किसी दिन गिलवेस्टर भाई के साथ बीजेपी को लेकर भी बात करेंगे कि केरल में बीजेपी के लिए क्या रास्ता दिख रहा है। और जैसा कि गिलवेस्टर भाई ने अभी कह दिया साफ-साफ, अगर कांग्रेस वाला कोई देख रहा है वीडियो तो सुन लीजिए कि आपके लिए केरल की लड़ाई आसान नहीं है। वहाँ जो लेफ्ट का जो इलेक्शन मशीनरी, उसको भेद पाना आसान नहीं है, तो गलतफ़हमी मत पालिएगा, बेहतर है। गिलवेस्टर भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द केरल को लेके फिर आपसे मिलेंगे। जब तक केरल चुनाव नहीं होता तब तक आपको यूँ ही हम अपने साथ जोड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे और आपकी जानकारी का फ़ायदा उठाते रहेंगे। फिलहाल आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे गिलवेस्टर। आपको मालूम है, जाते-जाते उन्होंने एक जो आपके लिए है क्लू छोड़ दिया कि आप केसी वेणुगोपाल को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि मुझे जो शंका थी उसी की ओर इशारा ये भी कर रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल तब तक कांग्रेस के संगठन महासचिव बने रहेंगे जब तक केरल में कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। यानी अपने लिए एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी पक्का करने की तलाश में केसी वेणुगोपाल है। वो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और बाकी जो वहाँ बड़े-बड़े नेता हैं, वो क्या दांव खेलते हैं। तब तक इस कहानी का बहुत सा हिस्सा बाकी है और इस कहानी के एक चैप्टर को आज यहीं खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेकिन उससे पहले एक गुज़ारिश आपसे कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है उसे लाइक और शेयर किया कीजिए। आपके लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। जितना आप लाइक करोगे, यूट्यूब हमारे वीडियो को उतना रिकमेंड करता है। और अगर आप बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, आप भी ज़रूर दिया कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और हमारी दिया कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम